कसाम के तजस्सुस का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका था। वो कुर्सी को आगे की सीट का टेबल पर हाथ लटकाए बेसब्री के साथ जवाब तलब कर रहा था। उसने कहा था कि निस्फ सदी कबल इन बहादुर लोगों को भगोड़े कहा जाता था, जो डाकुओं और लुटेरों के घोड़े चुरा कर कहीं गारों में या फिर ताकतवर लोगों के यहाँ पनाह लेते थे। वो कसाम को ये सब बताने के बाद एक बार फिर इतराई, और ये सब सुनने के बाद कसाम का मुंह खुला का खुला रह गया। जब वो सख्ते की कैफियत से बाहर आया तो हंसा, फिर हंसता ही चला गया। विरसा को इसका हंसना बुरा लगा। अब वो छोटी मोटी पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता निकाल रही थी। ओह माय गॉड, आर यू फुली स्टूपिड, अब वो कह खा लगा रहा था। वो जो खफा हो रही थी एकदम ठटकी। कसाम कभी इस तरह नहीं हंसता था, वो इसे कभी यूं शर्मिंदा नहीं करता था। कोई तो गड़बड़ थी। उसका चेहरा उतरा तो क्या उसने वो जुमला मुकम्मल भी नहीं कर सकी। हाँ, उसने सिर्फ बकवास की है। वो हंसी कंट्रोल करते बोला। वो सर दाएं बाएं झटकता एक बार फिर हंसने लगा। यानी तुम एक 7-8 साल की बच्ची की तरह इस कहानी पर यकीन कर चुकी हो कि हुमायूं दादा ने लुटेरों के घोड़े चराने के बाद दीवान हाउस का रुख किया था। वो झुंझला के बोला। तो इसकी झुंझलाहट में गुस्सा नहीं, ताज्जुब था। वो इस पर एतबार करती थी क्योंकि वो इसे झूठ में से सच अलग करके दिखाता था। आज भी वो इस 13 साल की लड़की को अपनी अकल इस्तेमाल करने पर उकसा रहा था। फर्ज करो अगर हुमायूं दादा डाकुओं के घोड़े चुरा भी लेता तो दीवान हाउस आने के बजाय शिकार का रुख करता। वो जानता था कि वो इस सच पर हर्ट होगी, और वो हर्ट हुई। उसका खुला खुला चेहरा अचानक भुजा। अगर वो इस बात की बातों पर यकीन रखती थी तो वो भी इसके चेहरे पर वक्ती आसूदगी को बरकरार रखने की खातिर इसे झूठ मूठ के कोहकाफ में नहीं धकेल सकता था। आंटी जो भी कहें, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारे दादा ने अपना आबाई इलाका एक कत्ल केस के बाद इन दुश्मनों की वजह से छोड़ा था। सिर्फ ये बात थी जो वो निगाह चुरा के करता था। अगर वो इस बात में झूठ की मिलावट करता था वो तब भी यकीन कर लेती थी। और भगोड़े उनको कहते हैं जो अपने या किसी दूसरे के घर से कोई कीमती चीज चुरा कर भाग जाते हैं और ताउम्र भागते ही रहते हैं। जबकि हुमायूं दादा का सफर दीवान हाउस से आगे क्या गया ही नहीं। उसने विरसा को 2 दिन बाद ही इसको काफ से निकाल लिया था, जिसके जोम में वो अपनी बेइज्जती भूल भाल कर पाकरा आंटी को माफ कर चुकी थी। और आंटी ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि मैं कमजोर लोगों को की तरह इनके रोब में आ चुकी हूँ। वो सर गर्दन में घुसेड़े हुए थी। कसाम के सामने आंख नहीं उठा सकी। अब वो भीगी आंखों के सामने 7 सफ़े पर फैले मंजर में इस रास्ते को देख रही थी जहाँ एक बहादुर इंसान को कई घोड़ों के साथ निकलना था। वो सारा मंजर जैसे गुम हुआ। आंटी जो भी कहती थी और दुनिया जो भी समझती थी, वो इस रोने को भूल कर सफ़े पर बिखरे मंजर में वो रास्ता तलाश कर रही थी जहाँ इसे अपनी अना और खुददारी को फिर से बहाल करना था।